नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के भाग 2, जिसमें हम कवर करेंगे उद्योग, पर्यटन एवं खनिज की। इसके पहले हमने कृषि का भाग 1 बना चुके हैं हम वीडियो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि से संबंधित जो भी सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए हैं या योजनाएं हुई हैं और हमारे मध्य प्रदेश की क्या वर्तमान में स्थिति है और सरकार उस पर क्या कर रही है, इन सभी आंकड़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम उद्योग, पर्यटन एवं खनिज से संबंधित जो भी आंकड़े हमारे सर्वेक्षण में आए हैं उन पर हम नजर डालेंगे। आपको जानकारी दे देते हैं, एग्जाम गुरुजी के जो भी हमारे कोर्सेस हैं उनमें लगभग 75% की सेल चल रही है ये होली के अवसर पे। आपको यदि इसका लाभ लेना है तो आप एग्जाम गुरुजी का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहां से परचेज कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए इन 2 नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय क्षेत्र, हमारा जो उद्योग क्षेत्र माना जाए जो होता है जीडीपी में, हमारा जो उद्योग क्षेत्र होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसमें द्वितीय क्षेत्र आपको यहाँ पे कहाँ दिखेगा, वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ये 2011-12 का बेस ईयर हमारा जो है वर्तमान में 2011-12 है। तो उस समय पे जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान था वह 27.09% था, सरकार ने जब इसको बेस ईयर बनाया। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 24.99 है, यानी लगभग 25 के आसपास है। आप ध्यान से देखेंगे तो 2020-21 में जो हमारा बेस ईयर है उससे भी कम जो ग्रोथ हुई है हमारी औद्योगिक क्षेत्र में, वो उससे घटी है, ना कि जबकि बढ़ी है। ठीक है, और सरकार जो अनुमान लगा रही है वो कितना परसेंट का अनुमान लगा रही है कि हम बढ़ाएंगे, लगभग 0.10%, 0.11% के आसपास सरकार का अनुमान है कि हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो इसका योगदान हमारी जीडीपी में बढ़ेगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग का योगदान वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर 27.09% था, जो कि घटकर 2019-20 में 25.85 हुआ है। ठीक है, ये 19-20 में, हमने ये 20-21 का देखा है जो पिछले सर्वेक्षण में दिया गया था, और 20-21 के भी त्वरित अनुमानों के अनुसार 24.99 आंका गया है। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है, यानी विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र पे मध्य प्रदेश का जो योगदान है जीडीपी में वो घट रहा है। यानी सरकार इधर की तरफ ध्यान ना दे करके आप कृषि की तरफ ज़्यादा ध्यान दी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी आबादी कृषि पे क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो सरकार अब क्या हुआ, इधर बढ़ने का एक कारण ये भी है कि सिंचित एरिया, हमारा जो सिंचित क्षेत्र है वो काफ़ी सरकार ने सिंचाई पे ध्यान दिया, सिंचित क्षेत्र बढ़ा हमारा। ठीक है, रकबा उसका बढ़ा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र में ग्रोथ हुई, किसानों की आय बढ़ी है, यानी खेती बढ़ी है हमारी। ठीक है, उत्पादन काफ़ी तेजी से बढ़ा है, कृषि कर्मण पुरस्कार भी हम पाए हैं, इसके बाद से लगातार हम पाए। लेकिन सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना उन्हें दिया जाना था। लेकिन अब वर्तमान में आप देख रहे होंगे सरकार रोजगार पे काफ़ी ध्यान दे रही है, और रोजगार में भी सरकार किस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, स्वरोजगार में, यानी लोगों को लोन प्रोवाइड कर रही है कि आप अपना स्वयं का रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप खुद का अपना रोजगार चालू करिए। और उसमें भी सरकार का विशेष ध्यान है ग्रामीण, कुटीर एवं जो ग्रामोद्योग है हमारे, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए ही है, और आबादी हमारी कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में सरकार यदि ज़्यादा ध्यान देगी, अब उद्योग भी वहीं स्थापित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कच्चा माल उन्हें कहाँ मिल रहा है, गांव पे मिल रहा है, उन्हें कच्चा माल भी वहीं मिल रहा है, और कुटीर उद्योग भी यदि वे वहीं पे लगा देंगे तो बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होगा, वो सस्ता हो जाएगा। यानी एक सामान्य व्यक्ति यदि गाँव पे ही अपना कोई उद्योग स्थापित कर रहा है, ठीक है, तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च होने वाला था वो बचा, कच्चा माल उसको वहीं का वहीं उपलब्ध हो गया। अब उसके लिए केवल बात रह जाती है मार्केट की। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए क्या कर रही है, इस सर्वेक्षण में उन्होंने हमें बताया है और हम उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं उद्योग की तरफ। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाए तो संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, ये हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख जो संस्थान है, ये प्रमुख संस्थान है जो कि हस्तशिल्प और यानी कुटीर उद्योगों से जुड़ा हुआ विभाग है। ठीक है, लघु उद्योग और जो स्मॉल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से जुड़ा हुआ है।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। उस समय पे इसका नाम क्या रखा गया था? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2013 में सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम कर दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का जो इनका उद्देश्य है प्रमुख, वो ये है कि ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि जो कच्चा माल है या जो भी कुटीर उद्योग से संबंधित जो प्रोडक्ट्स मिलने हैं वो कहाँ मिलने हैं? ग्रामीण क्षेत्र में या तो वनों में मिलने हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब सरकार ये कोशिश करती है कि उन उद्योगों को हम उसी क्षेत्र में ही स्थापित करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ से जो एक बहुत बड़ी आबादी है जो कई बार खेतों पे मजदूरी करती रहती है, जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, वो इससे कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ जाएगी और रोजगार उन्हें मिलेगा। तो उन्हें शहरों की तरफ नहीं आना पड़ेगा और शहरों में उन्हें जो उनके बाकी के खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उन्हें रोजगार मिलता है लेकिन उनको एक आमदनी सीमित होती है, तो वो बाकी की चीज़ों के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ें फिर परचेज करनी पड़ती है। तो सरकार ये सोच रही है कि हम क्यों ना, एक तो लेबर वहाँ उन्हें सस्ती मिलनी है, लेबर ठीक है सस्ती है, आय भी उनको वहाँ पे ठीक होगी, लेकिन उनकी बचत भी एक तरह से होगी क्योंकि उनको बहुत सारी जीवनोपयोगी जो चीज़ें होती हैं वो वहीं उनको मिल जाती हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन का भी इसमें क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के विभिन्न संस्थानों पर सूती खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन में कुल 14 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए 14 उत्पादन केंद्रों की स्थापना करी है। फिर खादी ग्रामोद्योग विक्रय, अब जब उसका उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए उन्हें विक्रय केंद्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या कर रही है, 14 विक्रय एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं। आपने मृगनयनी एम्पोरियम का नाम सुना होगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से खरीदता है, जो भी हमारे मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी हो गई, ठीक है, इसके अलावा चंदेरी की साड़ी हो गई, उससे रिलेटेड कपड़े हो गए, और ग्रामीण में जो कुटीर से रिलेटेड जो आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम होते हैं वो सब यहाँ पे रखे जाते हैं। और काफ़ी एक अच्छा एम्पोरियम है ये, और बड़े घर को लोग आते हैं यहाँ पे परचेस करते हैं, तो उनका जो दाम भी है वो भी ठीक ठाक उन्हें मिल जाता है। तो उनकी आय भी मिल गई, साथ में उनको क्या हुआ कि उनको एक मार्केट मिल गया, क्योंकि आप उत्पादन कर रहे हो लेकिन आपके पास मार्केट ही नहीं है तो आप उसको बेचोगे कहाँ पे? बेचने के लिए भी आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आपको जो लागत आपकी लग रही है उसका मूल्य भी सही मिलना चाहिए। ठीक है, आज सामान्य सा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आज सामान्य सा मटका जो है 50 रुपये का मिलता है, जो कि बिल्कुल सीधा सिंपल सादा होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कलाकारी करके कोई नल की टोटी लगा दिया या उसमें साथ में थोड़ा बहुत कलाकारी कर दिया है ना, पेंटिंग वगैरह कर दिया, उसकी कीमत सीधे 250 रुपये या 150 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, काम उसने कितने का किया? 50 रुपये किया, यानी वो 100 रुपये उसकी यदि लागत आ रही है, उसको 150 रुपये उसकी आमदनी यहाँ पे सीधे सीधे बढ़ गई। तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा, रघुराम राजन ने एक बार अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि डोसा पे उन्होंने दिया था कि डोसा वाला एक सामान्य सा डोसा 50 रुपये का बेचता है, लेकिन यदि वो अपने जो उसका दुकान है वहाँ पे वो कुछ सुविधाएं बढ़ा दे, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दे, प्रेजेंटेशन चेंज कर दे, उसको खिलाने का तरीका बदल दे, साफ सफाई रख दे, ठीक है, और वहाँ पे वेटर वगैरह रख ले, वो भी एक प्रॉपर ड्रेस में हो, तो वो अपने डोसे का दाम बढ़ा सकता है। थोड़े से परिवर्तन के बाद वो अपने जो उसका प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ाए, दाम बढ़ाने के बाद क्या उसकी आमदनी भी तो बढ़ रही। अभी आप देखोगे पहले सीताफल हमारे यहाँ मिलता था, उसके लिए जो अलीराजपुर के आसपास के क्षेत्रों में खेती होती है, उसकी केवल पैकेजिंग के कारण उसकी कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। तो सरकार ने अब क्या किया कि सरकार ये बोले कि अब यहाँ के लोगों का जीवन स्तर हमें सुधारना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें मार्केट भी प्रोवाइड करना होगा। बीच बीच में मेलों का भी आयोजन होता है, और अभी ये गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये जो हमारे खादी के मेले लगते हैं, तो ये सब चीज़ों का आयोजन इसी के लिए किया जाता है कि वहाँ से सरकार उनको एक अवसर प्रदान करी, ठीक है, कि आप यहाँ आइए अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए और जो भी उसका दाम है वो लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। सरकार कुछ योजनाएं चला रही है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध हो या अपने रोजगार को चालू करने के लिए, उद्योग धंधा खोलने के लिए उनको एक लोन प्रोवाइड कर रही है। उससे रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं। मध्य प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्तर की योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। इसमें एक योजना और है, वो ये है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। इन सभी योजनाओं का आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाकर रखना है, क्योंकि ये 3 मार्कर या 5 मार्कर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ये योजना के पहली बात तो उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सभी योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि लोगों को खुद का रोजगार खोलने का अवसर प्रदान करना, लेकिन क्राइटेरिया अलग अलग है कि किस तरह के स्किल वाले को हम कौन सी योजना में रखेंगे, ठीक है। अब कोई यदि किसान का बच्चा है तो उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, कृषि से संबंधित कार्य कर सकता है, या आप कोई बड़ा कारपोरेशन चालू करना चाहते हो, फैक्ट्री खोलना चाहते हो, आइसक्रीम फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। लोन के क्राइटेरिया भी इसमें अलग अलग है, सब्सिडी भी अलग अलग है। तो आप इनके एक प्रॉपर नोट्स बना करके रखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में बहुत ज़्यादा स्वरोजगार के लिए क्या कहते हैं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर महीने टारगेट है कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोगों को कुल इस वर्ष उनको लोन प्रोवाइड करना है। तो प्रति महीने का उन्होंने एक टारगेट बना रखा है। तो आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें बहुत हद तक है कि इससे संबंधित आपके प्रश्न आपके पास आ जाए। तो ये अलग अलग योजनाएं हैं, इनमें अलग अलग ऋण गारंटी उपलब्ध करा रही है, और न्यूनतम और अधिकतम सीमा है, किसी में 5 लाख है, किसी में 1 करोड़ है, किसी में 50 लाख है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उद्योगों में हमारे यहाँ एक पहले जो काफ़ी पहले एक पर्यटन जो था हमारा, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ ही है, आज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसे हम लोग उद्योग नहीं मानते थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि पर्यटन को भी उद्योग की जो कैटेगरी है उसमें रख दिया गया है कि पर्यटन उद्योग है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनका जो खर्चा है, जिनकी जो इकोनॉमी चल रही है, हमारे देश से जुड़े, हमारे एशिया में ही बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वहाँ पे टापू बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी 80 से 90% इकोनॉमी उनकी सिर्फ पर्यटन के दम पे चलती है। सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने यहाँ, यदि यहाँ पे देखा जाए, इंडिया में देखा जाए तो केरला हो गया, गोवा हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं कि इनकी इकोनॉमी में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इसके बहुत कम अवसर थे, या इसको उद्योग की नज़र से देखा ही नहीं जाता था। तो सरकार ने क्या किया, अब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इसके लिए क्या, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन 2017 में किया गया। पर्यटन विकास और पर्यटन योजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से पर्यटन नीति 2016 जारी की गई है। उसमें 2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं। और एक विशेष क्षेत्र जल पर्यटन, ठीक है, जल पर्यटन के लिए भी सरकार ने कोशिशें जारी की है। अभी तक हमारे केवल हनुमंतिया टापू था जो खंडवा में है, वहाँ पे एक इसका वार्षिक आयोजन किया जाता है। अब बहुत ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आसपास के लोगों को भी वो 2 से 3 महीने जो होते हैं, लगभग फरवरी के आसपास चलता है ये 3 महीने के लगभग, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा आमदनी हो जाती है। छोटे मोटे अपने वहाँ पे उनको एक तो अपने प्रोडक्ट बेचने का भी अवसर मिल जाता है, और जो वहाँ पे वाटर लिफ्टिंग वगैरह कराई जाती है, वहाँ पे लोकल के लोगों को अवसर दिया जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी सरकार ने एक क्या कहते हैं उनको पॉइंट किया है कि अब यहाँ पे हम भी जल पर्यटन स्टार्ट करेंगे। और इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर एक गेर का प्रोग्राम आयोजित होता है, ठीक है, ये राजवाड़ा में होता है। राजवाड़ा में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उनके ऊपर एक साथ होली खेली जाती है, लगभग 1 लाख से 2 लाख के आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है, ठीक है। पन्ना में हीरा अनुभूति की पर्यटन के संबंध में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद द्वारा वह योजना बनाई गई। तो पर्यटन के लिए सरकार क्या कर रही है, पर्यटन को भी उद्योग की कैटेगरी में ला करके वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उसके लिए बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे और सरकार उस पर काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्राम हेरिटेज ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ पर होगा ये कि ग्राम हेरिटेज एक कॉन्सेप्ट है कि अब बहुत सारे शहर के लोग रहते हैं, अब उन्हें कुछ समय के लिए गांव का जीवन अनुभव करना होता है कि शांति की खोज करनी होती है। हर व्यक्ति बुद्ध तो बन नहीं सकता, अब आज के समय में संभव भी नहीं है उतना त्याग करना। तो लेकिन सब लोग शांति चाहते हैं, तो शांति की खोज में कहाँ जाते हैं, एकदम शांत एरिया में जाते हैं।
अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बहुत बाहर जा सकें, एक नया अनुभव भी लेने के लिए जाते हैं। आप देखोगे कि जो राजस्थान का जो पर्यटन है वो लगभग उन्होंने अपने कल्चर को लेके रखा हुआ है। आप वहाँ आज भी जाएंगे तो आपको जो भोजन वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा वहीं के ट्रेडिशनल फूड उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर सरकार ये करेगी कि आप लोग गाँव पे जाइए, वहाँ पे जो भी खप्पड़ वाले मकान होते हैं वहाँ रहना है, चूल्हे का भोजन मिलना है और आपको एक तरह से रिलैक्स वाला मूड चाहिए, तो वो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, 6 ग्राम हेरिटेज विकसित कर रही है। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत होगी, पायलट प्रोजेक्ट है। यदि ये सक्सेस होते हैं तो इसका आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, इसके लिए 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बैंक भी तैयार किया जाए और 5 हेरिटेज संपत्तियां जो मध्य प्रदेश की हैं, इसका हमने बजट में भी आपको बताया था। राजगढ़ पैलेस, रीवा स्थित गोविंदगढ़ पैलेस और भी जो साइट्स हैं उनको पीपीपी प्रोजेक्ट पे सम्मिलित किया गया है, यानी यहाँ पे कुछ प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और जो हमारे पुराने महल वगैरह पड़े हुए हैं इनको फिर से रीइनोवेट करके वहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के बहुत सारे होटल्स आज भी इसी पे चल रहे हैं। एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो होटल्स हैं वो पुराने महलों पे चल रहे हैं क्योंकि वो सरकार की संपत्ति हो गई है। अब वो संपत्ति का सरकार क्या करना चाहती है कि उसका उपयोग करना चाहती है, एक तरह की पूंजी है, उससे हमारी आय भी होनी चाहिए और लोगों को क्या है, एक नई जगह पे रहने का एक आनंद भी मिलता है। तो एक तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, आसपास में एक रोजगार का अवसर भी उपलब्ध होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अगले भाग में आते हैं। ये हमारा खनिज का भाग है जिसमें खनिज संसाधनों में प्रचुरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। जो देश के प्रमुख 8 खनिज संपन्न राज्य है उनमें से मध्य प्रदेश एक है। हीरा मैग्नीज एस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है। चूना पत्थर राख फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय है। कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश तृतीय स्थान पर, पहले चतुर्थ स्थान पे था पिछले सर्वेक्षण तक, इस बार तृतीय स्थान पे। इसको याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ठीक है, प्रदेश में मध्य प्रदेश गौड़ खनिज अधिनियम कौन सा लागू है, 1996 लागू है। इसमें कुछ परिवर्तन अभी किए गए हैं और इसमें 31 मुख्य खनिजों को, भारत सरकार का जो खनिज घोषित किए गए, गौड़ खनिज घोषित किए गए हैं, उसमें 31 खनिजों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, छतरपुर जिले में क्या किया जा रहा है, छतरपुर जिले में रॉक फॉस्फेट खनिज का भंडार का आकलन किया गया है जीएसआई के द्वारा, जो इसका सर्वेक्षण करता है खनिज डिपार्टमेंट का। बात करी जाए भंडारण की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से खनिज में प्रमुख खनिज कौन कौन से, उनका भंडार कितना है, तो जो हीरा है इसका आपको कैरेट में है 28.70। ठीक है, बाकी के जो खनिज है वो मिलियन टन में है। तो देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास भंडार है वो कोयले का है, दूसरे नंबर पर हमारे पास चूना पत्थर का है और तीसरे नंबर पर हमारे पास डोलोमाइट का है। ठीक है, ये अपडेटेड 2015-17 की जीएसआई की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। आप इनको नोट करके रख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश का उद्योग, खनिज और पर्यटन का आर्थिक सर्वेक्षण। अगला सर्वेक्षण जो रहेगा वो आपका ऊर्जा, सिंचाई और जो हमारे सामाजिक संकेतक हैं उनसे संबंधित रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो अगला सर्वेक्षण होगा वो हमारा आखिरी सर्वेक्षण होगा। इसको हमने 3 भागों में कर लिया है और आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें भी इससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और नए नए वीडियोस, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम किसी प्रकार से पूरा करते रहें। फिर मुलाकात होती है वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।